हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, बेसिक फंडामेंटल बेसिक मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम मैथमेटिक्स तो पढ़ेंगे ही पूरे आने वाले लेक्चर्स में मैथमेटिक्स ही पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स को पढ़ने से पहले हम जिस एग्जामिनेशन की तैयारी करने जा रहे हैं उसकी गंभीरता को समझें, उसके इंपॉर्टेंस को समझें। क्या है आईआईटी, ठीक है ना। और अगर आप एक्चुअली मिसकंसेप्शन है हमारे इस रीजन में, खासकर भागलपुर वाले रीजन में मिसकंसेप्शन ये है कि अगर आप आईआईटी की तैयारी करते हो तो 11th-12th में मुश्किल हो जाएगा। मैं बताता हूं, अगर आप बड़ी सी नदी में या समंदर में तैरना सीख गए मान लो, तो क्या आपके लिए एक छोटी सी नदी में तैरना मुश्किल होता है क्या? नहीं। ठीक वही बात, अगर आप आईआईटी के सिलेबस को पूरा कर लेते हो अच्छे से तो बोर्ड एग्जाम आपके लिए खिलौना हो जाएगा, मजाक हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है, इसको आप दूर करो। आईआईटी, अगर आप आईआईटी लेवल की चीजों को कर पा रहे हो तो बाकी चीजें आपके लिए बहुत छोटी हो जाएंगी। ठीक, हाँ। तो अब हम क्या थोड़ा सा आईआईटी के बारे में समझें। व्हाट इज आईआईटी? आई आई अच्छा, मैं आईआईटी के बारे में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैंने इस एग्जामिनेशन को 12th के साथ ही क्लियर किया है। ठीक है, तो वो आदमी आपको आईआईटी के बारे में बेहतर बता सकता है जो आईआईटी से पढ़ा हुआ है। ठीक है ना। मैं आईआईटी जो है वो क्लियर किया और मैं वहां पढ़ा। ठीक है ना। हालांकि कुछ तुक्का लग गया था, इस वजह से मुझे मिलना कुछ आईआईटी चाहिए था, मुझे आईआईटी धनबाद मिला है जो पहले आईएसएम के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और तो कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चंस रहता है कि सर आप आईआईटी से पढ़ के फिर भी पढ़ा रहे हो। तो बेटे अभी आप आईआईटी जाओगे, उसके बाद प्लेसमेंट्स होंगे। मेरा जो है नौकरी टाटा मोटर में लगा था, उसके बाद मैंने उसको छोड़ के मैं पढ़ाने के लिए कोटा गया। कोटा के सबसे सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट जो आपको पता होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें मैंने पिछले 9 साल तक लगभग पढ़ा है। उसके बाद मैं देख रहा था कि बिहार में एक्चुअली खास करके इस रीजन में आईआईटी और नीट को लेकर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई लोग इस पर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और इसके लिए काफी सारे बच्चे कोटा मूव कर रहे हैं। ठीक, तो इसी चीज को, जो गैप था उसको फिल करने के लिए हम लोग 5 लोगों की टीम कोटा के एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ा रहे थे, उसको छोड़ के आए हैं। और छोड़ के क्या, बहुत सारी चीजें छोड़ के आए हैं बेटे, बहुत बड़े बड़े पैकेज छोड़ के आए हैं जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। ठीक है ना, वो सारी चीज छोड़ के आए। खैर वो सब तो बात की बात है, अब आ गए हैं तो आपको एजुकेट करना है और ये मिसकंसेप्शन दूर करना है कि भागलपुर में रह के यहाँ के और यहाँ के आसपास के बच्चों का रिजल्ट नहीं होता है। विगत 3-4-5 महीने से हम लोग भागलपुर में ऑफलाइन क्लास ले रहे थे और यहाँ के बच्चों ने एक्सपीरियंस किया कि मतलब इस तरह की चीज अगर भागलपुर में पहले होती तो भागलपुर का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बदल गया होता। ठीक, क्योंकि हम लोग जो चीजें दे रहे हैं वो एग्जैक्टली जो कोटा में दी जाती है वही चीजें दे रहे हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें टाइम टू टाइम आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल हम लोग क्या समझते हैं आईआईटी के बारे में। व्हाट इज आईआईटी? बीइंग ए आईआईटीएन होने के नाते मैं आपको ये चीज बेहतर तरीके से बता सकता हूं कि आईआईटी में जाने के एडवांटेज क्या है, इसका मतलब क्या है, कैसे जा सकते हैं, क्या क्या परेशानी, मतलब क्या क्या दिक्कतें आती हैं तैयारी के दौरान और उसको ओवरकम करके आईआईटी में पहुंचते कैसे, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आईआईटी का फुल फॉर्म पहले क्या होता है ये बताओ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब वहां जाने के लिए 2 तरीके का एग्जाम होगा। एक तो जेई मेन करके होता है, जेई मेन सबसे प्राइमरी एग्जाम है, जेई मेन। और दूसरा एग्जाम जो होता है वो जेई एडवांस होता है। इसको जो बच्चे क्लियर करते हैं, जेई मेन को जो क्लियर करते हैं वो जेई एडवांस में अपीयर होते हैं और इसके कुछ टॉपर्स बच्चे, टॉप 10 to 12,000 बच्चे जो हैं वो आईआईटी में दाखिला लेते हैं, पहुंचते हैं, एडमिशन लेते हैं। ठीक है, अब तो क्या ये 2 टर्म्स में एग्जाम है आईआईटी का? हाँ, पहले आपको जेई मेन क्लियर करना पड़ेगा, फिर जेई एडवांस क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो बात आती है कि इसका मतलब ये कैसा एग्जाम है, किस तरह का एग्जाम है। बेसिकली ये एग्जाम जो है वो 300 मार्क्स का होता है, जिसमें बराबर 100 फिजिक्स, 100 केमिस्ट्री, 100 मैथमेटिक्स, 100 नंबर के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूछे जाते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन इच, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तीनों में 25 मतलब 75 क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको अटेम्प्ट करना और उनके टोटल मार्क्स कितने होंगे? 300। ठीक है,
अब इनको आप क्लियर करोगे, इनके कट ऑफ होते हैं कुछ, उनको क्लियर करोगे तो आप जेई एडवांस के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है ना। तो जेई एडवांस फिर उसके कुछ मतलब ये वेरिएबल मार्क्स होता है, इसका कुछ मार्क्स फिक्स नहीं होता जेई एडवांस का। किसी साल कुछ नंबर आ जाते हैं, किसी साल कुछ मार्क्स आ जाते हैं, मतलब मोर और लेस एक मार्क्स आता है जिसमें आपको एक मिनिमम कट ऑफ डिसाइड होता है, उसको क्लियर करना होता है, तब आप आईआईटी में दाखिला ले पाओगे, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग जेई मेन और जेई एडवांस के बारे में समझ चुके हैं कि किस तरीके का एग्जाम होता है। इसको क्लियर करोगे तो इसमें बैठोगे और फिर इसमें 2 सीटिंग्स में एग्जाम होता है, इसको देना है और फिर आईआईटी में पहुंचना है, ठीक है ना। अब एडवांटेज तो ऐसे हैं बेटे कि आप क्या, अगर आप 10th के बाद जनरल कंपटीशन की तरफ जा रहे हो तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये 2 साल आपने जबरदस्त तरीके से मेहनत कर लिया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप एक स्पेशल स्टूडेंट के तौर पर आ जाओगे। बीइंग ए आईआईटीएन आपको इतनी इज्जत समाज में मिलेगी, आपका कैरियर मतलब एक सेट हो जाएगा। आपको कभी नौकरी के लिए दर बदर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नौकरी आपके पीछे आएगा, ठीक है ना। तो ये सारे एडवांटेज हैं आईआईटीएन होने के लिए, ठीक। लेकिन इसके लिए आपको जो आने वाले 2 साल है ना 10th के बाद, जो अब हम फेस करने वाले हैं, उसमें आपको जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी है और इजी वे में। ये नहीं कि आपको बहुत टेंशन लेके करना है, कैसे करना है वो हम लोग तरीका बताते जाएंगे। मतलब कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे निकाले जा सकते हैं वो हम लोग बताएंगे, ठीक है ना। आओ, तो इस 2 साल के कोर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी हमारी तरफ से। स्टडी मटेरियल, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, फिर इसके थ्योरी बुकलेट्स भी हैं, वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, ठीक है ना। वो टाइम टू टाइम आपको मिलता जाएगा। फिलहाल हम सबसे पहले तो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है बेसिक मैथमेटिक्स, राइट। बेसिक मैथमेटिक्स जो आप अभी तक 10th क्लास तक पढ़ते हुए आए हो, 10th क्लास तक जो भी चीज़ आप पढ़ते हुए आए हो जिसका आगे के सिलेबस में यूज है, उसको मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या है, सबसे पहले हाँ, एक चीज में आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, वो है मेरी हैंड राइटिंग, ठीक है। क्योंकि क्लास 6 तक मैं अव्वल दर्जे का नालायक स्टूडेंट था, ठीक है। और आपको भी पता है 6-7 तक हैंड राइटिंग बनती है। उसके बाद मुझे जुनून चढ़ा कि मुझे आईआईटी करना है और मैं 12th के साथ कर गया। तो जब जिसका जैसा ही जुनून स्टार्ट होगा वो लाइफ में उसी समय वो अचीव करने के लिए तैयार होगा और उस डायरेक्शन में काम करेगा तो अचीव कर सकता है। इसका मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। 6-7 तक मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर, ठीक है ना। वो चीज़ें आगे डिस्कस होंगी धीरे धीरे। तो हाँ, अब स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। अगर आपने हैंड राइटिंग को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो मैं मैथमेटिक्स में आपको उस लेवल तक ले जाऊंगा जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स। अब इसमें सबसे पहली बात जो आपको समझनी है, बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहली बात जो आपको जाननी है और समझनी है, वो हम समझेंगे ब्रैकेट्स के बारे में। किसके बारे में? ब्रैकेट्स। ब्रैकेट को समझाने से पहले मैं आपको सेट बताऊंगा। सेट थ्योरी करके एक चैप्टर, वो चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं बेसिकली, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि सेट होता क्या है, व्हाट इज सेट, ठीक है ना। आओ जरा समझे, व्हाट इज सेट। सेट सेट थ्योरी अलग से चैप्टर है, उसको पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी बेसिक इंट्रोडक्शन, चूंकि मैं ब्रैकेट्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, आप पढ़ चुके हो ये हालांकि चीजें 10th और उसके पहले, लेकिन फिर भी मैं बताने जा रहा हूं अपनी सेफ्टी के लिए। हालांकि कुछ बच्चे नहीं जानते हो, उनके लिए मैं बताने जा रहा हूं। तो हर एक बेसिक फंडामेंटल मैं यहां बताऊंगा कुछ दिनों तक, जो आप 10th तक पढ़ चुके हो, ताकि आगे आने वाले लेक्चर में आपको ऐसा कोई वर्ड ना मिले जिससे आपको परेशानी हो, ठीक है ना। सेट, तो सेट क्या होता है? सेट को हिंदी में समुच्चय बोलते हैं, ठीक है ना। सेट को हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। सेट ये क्या होता है? इसका डिफिनेशन, बेसिक डिफिनेशन क्या होगा? सेट इज द कलेक्शन ऑफ, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब बात आती है, यहां एक वर्ड यूज हुआ है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? हिंदी में इसको सुपरिभाषित बोलते हैं। हिंदी छोड़ो, आप समझो, वेल डिफाइंड को हिंदी में सुपरिभाषित बोलते हैं। इसका मतलब समझो, व्हाट इज वेल डिफाइंड, ठीक है ना। मैंने क्या बोला? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कुछ चीजों का, कुछ वेल डिफाइंड चीजों का कलेक्शन होता है सेट। अब वेल डिफाइंड होता क्या है उसको जरा समझे, ठीक है ना। तो मैं एक एग्जाम्पल पूछता हूं,
अब वेल डिफाइंड को मैं समझाने के लिए मैं आपसे एक एग्जांपल बोलता हूं। सेट को हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट को हमेशा इंग्लिश के किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। ये सेट का नाम हो गया, सेट ए। और ये कौन से ब्रैकेट में होता है? इस तरह के ब्रैकेट को करली ब्रैकेट बोलते हैं। थोड़ी देर के लिए समझ लो बस, इसको आगे मैं समझाऊंगा करली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। इसमें मैंने लिखा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसमें लिखा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं? कि एक सेट बनाओ, सेट बनाओ बॉलीवुड की 3 सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस का एक सेट बनाओ। बॉलीवुड की 3 सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस का एक सेट बनाओ। तो आपने एक सेट ए नाम दिया, उसका नाम क्या दे दिया? ए। और बॉलीवुड की 3 सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस को अपने हिसाब से भर दिया, जैसे मैं अपने अकॉर्डिंग भर रहा हूं। मान लो मैंने पहले नंबर पर आलिया भट्ट को रखा, फिर जैकलिन फर्नांडिस को रखा, और फिर कैटरीना कैफ को रखा। राइट, ये मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग बॉलीवुड की 3 सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस है। जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं या किसी और कोई और अलग अलग स्टूडेंट से पूछूं तो इसी चीज का आंसर क्या देगा? कुछ और दे सकता है। अरे बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कृति सेनन बोल दिया, ठीक है ना, और क्या बोल दिया, और जैसे जैकलिन फर्नांडिस उसका भी है, और कुछ कोई एक्ट्रेस का नाम बोल दिया, थर्ड कोई और हो गई। तो एक ही क्वेश्चन में अलग अलग लोगों से पूछ रहा हूं तो अलग अलग आंसर आ रहा है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। सेम क्वेश्चन का अगर अलग अलग आंसर आने लगे मतलब वो वेल डिफाइंड नहीं है। मैंने सबसे एक ही आंसर पूछा, एक ही क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द गिव मी द 3 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऑफ गिव मी द नेम ऑफ 3 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड। बॉलीवुड में 3 सबसे खूबसूरत हीरोइनों का नाम आपको बताना है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये हो गया, आपके अकॉर्डिंग ये हो गया, किसी थर्ड पर्सन से पूछूं उसके अकॉर्डिंग कुछ और हो जाएगा। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, फिर ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्सन टू पर्सन चीजें क्या कर रही हैं? वेरी कर रही हैं, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन फिर पूछता हूं, आपसे एक क्वेश्चन फिर पूछता हूं। मैं पूछ रहा हूं कि एक सेट बी है। क्या है? एक सेट बी है। बी क्या है? मैं बोल रहा हूं कि 10 से छोटे जितने नेचुरल नंबर हैं, 10 से छोटे जितने नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। 10 से छोटे जितने नेचुरल नंबर है उनका एक सेट बनाओ। तो 10 से छोटे जितने नेचुरल नंबर है मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 5 डॉट 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 9 तक जाएगा क्या? तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? 10 से छोटे जितने नेचुरल नंबर है उनका एक कलेक्शन बताओ। तो मैंने आपसे पूछा तो आपने भी यही लिखा, मैंने किसी और बच्चे से पूछा तो भी यही लिखेगा, कोई और बच्चे से पूछूंगा तो भी यही लिखेगा। तो ये जो है ये सबके अकॉर्डिंग सेम आ रहा है, मतलब ये वेल डिफाइंड तो है, वेल डिफाइंड है। मतलब सेम क्वेश्चन का वेरियस पर्सन से मैं आंसर पूछूं, सेम आंसर है। एक ही क्वेश्चन में अलग अलग आदमी से पूछूं और सेम आंसर आए तो मतलब वो वेल डिफाइंड है, वो कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड होगा। जैसे पिछले में देखो, ये मैंने अपने खुद से लिखा, किसी और से पूछा तो ये बताया, थर्ड पर्सन से पूछूंगा तो कुछ और बताएगा, क्योंकि ये चॉइस है। ये पर्सन टू पर्सन जो इंटरेस्ट हो गया, मतलब खूबसूरती हो गया, टैलेंट हो गया, ये सारी चीजें पर्सन टू पर्सन वेरी करती है ना, कि वो किस नजरिए से देख रहा है, कैसे देख रहा है उसको, ठीक है ना। तो ये वेरी कर सकती है, मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर बात करूं कि किसी चीज का कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है, बदलता नहीं है, मतलब वो क्या है? वेल डिफाइंड है। तो ये सेट है, दिस इज अ सेट, वो पिछला सेट नहीं था। अब मैं एक सेट पूछ रहा हूं, मैं सी नाम दे दिया, बोल रहा हूं कि इंग्लिश अल्फाबेट के 5 वॉवेल का एक सेट बनाओ। तो क्या लिखोगे आप? ए ई आई ओ यू। मैं किसी से भी पूछूंगा, मैं किसी से भी पूछूंगा तो ओ जो भी बताएगा वो सेम बताएगा क्या? वो सेम बताएगा क्या? ए ई आई ओ यू। इंग्लिश अल्फाबेट के 5 वॉवेल का एक कलेक्शन बनाना है तो ए ई आई ओ यू यही सब बताएगा। तो क्या ये हर पर्सन के हिसाब से वेरी कर रहा है? क्या नहीं, सबके अकॉर्डिंग यही है, मतलब ये सेट है, ये वेल डिफाइंड है। अगर पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी नहीं कर रहा है मतलब वेल डिफाइंड है, वरना नहीं होता। ठीक है क्या? तो वेल डिफाइंड का मेरे हिसाब से आपको मतलब समझ आ गया होगा कि व्हाट इज वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं क्या? अब मैं थोड़ा सा सेट के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताता हूं आपको। सेट के रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपको मैं बताऊंगा, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो आगे हम लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, देखो बेसिकली सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है ना। सेट को बेसिकली 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। पहला जो होता है वो टैबुलर फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है?
टैबुलर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म, कौन सा फॉर्म होता है? टैबुलर फॉर्म, ठीक है ना, टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म को हिंदी में बोलते हैं तालिका विधि, टैबुलर फॉर्म। इसमें क्या होता है, सेट को, जैसे अभी जो भी रिप्रेजेंटेशन था सेट का, ये भी एक टैबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, ये भी है, ये भी एक टैबुलर, हालांकि ये सेट नहीं है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है वो टैबुलर फॉर्म ही है, ये जो लिखने का तरीका है वो टैबुलर फॉर्म ही है। तो टैबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होता क्या है? देखो, कोई सेट का नाम तो इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल ए बी सी, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, जो अंदर नंबर आ रहे हैं ना, उसको एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। जितने भी एलिमेंट हैं वो करली ब्रैकेट के अंदर आते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं। कॉमा से क्या करते हैं? सेपरेट। जैसे इसमें इसके अंदर लिख दिया 2 4 6 8 10, ठीक है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका कौन सा हो गया? टैबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो गया। सेट का नाम कैपिटल लेटर से, सेट का नाम तो कैसे? कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से, ठीक है ना। अच्छा, और सेट को किस में रिप्रेजेंट करेंगे? कौन से ब्रैकेट में? करली ब्रैकेट में। इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट में। थोड़ी देर में बताऊंगा करली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। करली ब्रैकेट होता है। अच्छा, और जो इसमें एलिमेंट, नंबर या लेटर जो भी होगा, वर्ड्स जो भी होंगे, वो कॉमा से सेपरेट होंगे। किससे सेपरेट होंगे? कॉमा से सेपरेट होंगे। क्लियर है क्या? अच्छा, ठीक। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया, टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है ना। मैं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, इसमें एक दो क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। आप टेबुलर फॉर्म में उसका रिप्रेजेंटेशन बताइएगा, आप उसको उसका टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपको बोल रहा हूं और लिखूंगा टेबुलर फॉर्म में। मैं आपको बोल रहा हूं, राइट अ सेट ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया। क्या ये सेट है? पहले ये बताओ, इंडिया में जितनी भी नदियां हैं उनका एक सेट बनाना है। क्या ये सेट है? हाँ बिल्कुल है। इंडिया में जितनी भी नदियां उनका सेट बना रहे हैं, उसका नाम मैंने ए दे दिया। इंडिया में जितने भी रिवर्स उनका एक सेट बना रहे हैं, तो मैंने नाम ए दे दिया। क्या है? गंगा हो गया, यमुना हो गया, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र हो गया, बहुत सारी नदियां हैं। सबके अकॉर्डिंग ये नदियां बिल्कुल सेम होंगी, पर्सन टू पर्सन ये वेरी नहीं करेगा। मान लो जिसको पता नहीं है नदियों का नाम, तो क्या करेगा? गूगल करेगा और लिखेगा, तो वही ना, आंसर वही आएगा। सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, सेट में सीक्वेंस मैटर नहीं करता। अभी के लिए बस इतना ही समझो, कलेक्शन बस सेम होना चाहिए। तो जो रिवर्स का कलेक्शन है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, तो ये एक सेट है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन तो लैंग्वेज में पूछा, लेकिन लिखा उसको कौन से फॉर्म में? टेबुलर फॉर्म में। राइट द सेट ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया। इंडिया में आने वाली सारी नदियों का एक क्या बनाना है? संग्रह बनाना है, सेट बनाना है। बात समझ आ रहा है? तो मैं बना दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये एक टेबुलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 मैं पूछ रहा हूं, आप बताना सेट है कि नहीं है। राइट द सेट ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट टीम। इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे 5 टैलेंटेड बैट्समैन का आपको एक क्या बनाना है? सेट बनाना है, ठीक है ना। वो बनाएंगे हम। अब ये सेट है कि नहीं वो बाद में डिसाइड करेंगे। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया। मैंने अपने अकॉर्डिंग क्या बनाया? मान लो रोहित शर्मा बना दिया, विराट कोहली बना दिया, ठीक है। मैंने क्या बनाया फिर? राहुल बना दिया, ठीक है ना। और भी 2 प्लेयर होंगे कोई, ठीक है ना। ये अपने अकॉर्डिंग मैंने बनाया। तो क्या मैं किसी और से पूछूं तो वो यही बनाएगा क्या? नहीं, यहाँ चॉइस की बात आ गई, टैलेंट की बात आ गई। तो पर्सन टू पर्सन ये सेट वेरी करेगा। मतलब ये तो सेट है ही नहीं, तो टेबुलर फॉर्म में आगे रिप्रेजेंटेशन की कोई बात ही नहीं होगी। ये सेट ही नहीं है। मैंने टॉप 5 टैलेंटेड बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे 5 टैलेंटेड बैट्समैन का एक सेट बनाने को कहा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड नहीं है मतलब ये सेट भी नहीं होगा। अरे क्लियर है? हो सकता है ये बेसिक फंडामेंटल बातें आपको पता होंगी, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, जिसकी जरूरत होगी आगे। एक्चुअली मैं इसको पढ़ा इसलिए रहा हूं ताकि ब्रैकेट को समझा पाऊं, ठीक है ना, ब्रैकेट्स को बता पाऊं। तो टेबुलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन आपको समझ आ गया क्या? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन है, सेकेंड टाइप का रिप्रेजेंटेशन, वो क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है क्या? सेट बिल्डर फॉर्म दूसरे तरह का रिप्रेजेंटेशन जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। अब मैं कन्वर्ट करके दिखाऊंगा सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर में कैसे चेंज करेंगे, टेबुलर को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। आप अभी सेट थ्योरी चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूं, बस मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं सेट का। अभी तो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ ही नहीं रहे हैं। इसी में ऐसी ऐसी बातें पढ़ लोगे और बेसिक मैथमेटिक्स ही मैं आपको
कई सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा जो आईआईटी मेन और एडवांस में पूछे जा चुके हैं। अगर ये चीजें मैं यहाँ डिस्कस ना करूं तो वो नहीं बन सकता क्वेश्चन आपसे, ठीक है ना। तो आप समझना 10th लेवल के कॉन्सेप्ट से उठा के क्वेश्चन पूछा है आईआईटी, अगर मैं वो छोड़ दूं सीधे चैप्टर स्टार्ट कर दूं तो कभी नहीं बन पाएगा आपसे, बहुत मुश्किल हो जाएगा बनाना, ठीक है ना। वो चीजें हम आगे देखेंगे टाइम टू टाइम। फिलहाल हम क्या दूसरे टाइप का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म? इसको रिप्रेजेंट करने का, इसका भी नाम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से ही होगा, लाइक मैंने कैपिटल ए दे दिया नाम। अब मैं सेट बोल रहा हूं, लिखेंगे कैसे, ठीक है। देखो 10 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट लिख रहा हूं, 10 से छोटे नेचुरल नंबर का कलेक्शन लिख रहा हूं, तो मैंने टेबुलर फॉर्म में तो दिखाया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख के, लेकिन अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे देखो, x such that x, comma, x is natural number less than 10, less than 10। देखो इसको हिंदी में पढ़ेंगे, x such that x, x इस प्रकार है कि x नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर को शॉर्टकट में लिखा मैंने, नेचुरल नंबर लेस देन 10 है। तो क्या कैसे लिखा, x इस प्रकार है कि x जो है नेचुरल नंबर होगा जो 10 से छोटे होंगे। तो अगर मैं, ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहूं, टेबुलर फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा, बोल रहा है 10 से x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो क्या लिखूंगा, डायरेक्ट नंबर लिखो, लेस देन 10 कितने नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 डॉट 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 9 तक जाएंगे क्या, लो ये 10 से छोटे नेचुरल नंबर का कलेक्शन हो गया, ठीक। तो ये तो कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म हो गया, टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना। तो सेट बिल्डर से मैंने टेबुलर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका बता दिया। अब कुछ क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि टेबुलर को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। लाइक मैंने एक एग्जांपल लिया, एक सेट बी लिखा, वो कौन से फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में, 2 4 6 8 6 नहीं 2 4 8 16 32, ठीक है क्या। अब इसको मैं टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं, ये कौन सा फॉर्म है, ये जो फॉर्म है वो टेबुलर फॉर्म है। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जो फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है, राइट, टेबुलर फॉर्म है। अब मुझे कौन सा फॉर्म चाहिए, सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखते हैं। तो बी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं, है क्या, पहले रिलेशन देखो, 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे आ रहा है क्या, 2 की पावर 5 तक रुक चुका है। तो देखना लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे, x सच दैट x, लिखने का तरीका यही होता है सेट बिल्डर फॉर्म का, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, x इज इक्वल्स टू, क्योंकि पावर जो है 2 का ही बढ़ रहा है, 2 की पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 4 और 5 तक जा रहा है, 2 टू द पावर n। अब एक वेरिएबल n और आ गया, x तो पहले था ही था, n एक वेरिएबल आ गया, x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, वेयर जहां n को डिफाइन करना पड़ेगा, वेयर n इज नीचे लिख रहा हूं, जगह नहीं है तो यहां, n इज नेचुरल नंबर लेस देन 10, n इज नेचुरल नंबर लेस देन 10, सॉरी नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्या लिखा है, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, वेयर n इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है ना। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, लेस देन 6 नेचुरल नंबर में क्या कहा जाएगा, 1 2 3 4 5, यही आएंगे क्या, यही आएंगे। तो 2 टू द पावर 1 रखो, सबसे पहला नेचुरल नंबर 5 से छोटा क्या होगा, 6 से छोटा क्या होगा, 1 होगा, 2 टू द पावर 1 रखो, पहला नंबर आ चुका है क्या। अच्छा n की जगह 2 रखेंगे, अब 2 रखेंगे, 2 टू द पावर 2 4, दूसरा नंबर आ गया क्या, 5 6 से छोटे जितने नेचुरल नंबर होंगे 6 से छोटे, 3 रखो, 2 टू द पावर 3 8 आ गया क्या, 4 रखो, 2 टू द पावर 4 16 आ गया क्या, 5 रखो, 2 टू द पावर 5 32 आ गया क्या। अब 6 रख नहीं सकते, 6 से छोटे नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 यही तो ऑप्शन है अपने पास n की वैल्यू रखने का, तो मैंने रख दिया और रखा तो ये सारे आ गए, ठीक है ना। तो देखो मैंने टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा, वो क्लियर है क्या। अच्छा एक और एग्जांपल समझो, मैं डिटेल में बताऊंगा जब सेट थ्योरी पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, टेबुलर से सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर से टेबुलर फॉर्म। अभी हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो, एक और एग्जांपल लेता हूं। एक सेट मैंने के ले लिया, कुछ भी नाम दे सकते हो, एक सेट के ले लिया, वो क्या है, वो ऐसा है
3 5 7 9 11 13। ठीक है क्या? क्या है? 1 और ले लो, 1 भी ले लो। तो ये तो टेबुलर फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म। इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे लिखूंगा? k इज इक्वल्स टू, कैसे लिखूंगा? x सच दैट x सच दैट x। अब ये कैसे जा रहा है? ये ऑड नंबर्स बढ़ रहे हैं क्या? ऑड नंबर, ऑड नेचुरल भी है, ऑड के साथ साथ नेचुरल भी है क्या? अरे विषम और प्राकृतिक भी है क्या? ऑड और नेचुरल है, ठीक है ना? x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 13। ऐसे भी लिख सकते हैं। बोल रहा है x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर। x इस प्रकार है कि x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। ऑड नेचुरल नंबर मतलब विषम प्राकृतिक संख्या, ठीक है? विषम प्राकृतिक संख्या। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 13, 13 से छोटा या तो बराबर होगा। तो ऑड नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, और ऑड नंबर की बात कर रहा है। ऑड और नेचुरल एक साथ ले लिया, मतलब 1 3 5 7 ऐसे ही जाएगा क्या? हाँ, कुछ इसी तरह का जाएगा। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते हम कहां तक पहुंच जाएंगे? 13 तक। अरे सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या होगा? 1। फिर ऑड की बात करें तो दूसरा ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा? 3। अरे 1 के बाद 2 तो इवन हो जाएगा। फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो ये मैंने क्या किया? टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने कन्वर्ट करके दिखा दिया। ठीक, तो ये बेसिक कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन थे टेबुलर को सेट बिल्डर और सेट बिल्डर को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का। हालांकि इस पर अगर प्रॉपर चैप्टर हम जब सेट थ्योरी पढ़ेंगे तब इन चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक फंडामेंटल चीजों को समझ रहे हैं। अब आगे आते हैं, आज के क्लास की लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आज के क्लास की आखिरी बात को पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में हम ज्यादा बर्डन नहीं लेने वाले हैं, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं देने वाला हूं बेटे मैंने, क्योंकि मुझे पता है आप अभी 10th से प्रमोट हुए, हालांकि एग्जाम नहीं दिए। एक बहुत बड़ा रिलीफ हुआ आपके लिए कि आपका एग्जाम नहीं हुआ, खासकर सीबीएसई आईसीएसई वालों के लिए। स्टेट बोर्ड में तो बहुत सारे बोर्ड्स का एग्जाम हुआ, वो बेचारे फेस किए, आप लोग मजे मजे में 10th पास कर गए। ठीक, और ये हिस्ट्री में हमको लग रहा है पहली बार हुआ होगा, ठीक है ना, जो बिना 10th का एग्जाम दिए आप 10th पास कर गए। मौज ही मौज लग गई, ठीक है ना? अच्छा, लेकिन ये अच्छे बच्चों के लिए जो बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं, शायद उनको उस रेस्पेक्ट में मार्क्स ना मिले, उसके लिए भी सीबीएसई ने एक ऑप्शन रखा है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने मार्क्स को लेकर तो आप एग्जाम दे सकते हो अलग से, जब एग्जाम का डेट बाद में कभी अनाउंस होगा तो। ठीक है, फिलहाल उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि 10th का एक मार्क्स जो है वो एक बस पेपर है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये समझो। 10th का मार्क्स इज जस्ट अ पेपर, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? अब आने वाला जो लाइफ है 2 साल, इसको अगर ढंग से पढ़ लिए, ढंग से समझ लिए, तो आपकी लाइफ में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, कभी भी। ठीक है, तो आओ जरा ब्रैकेट्स को पढ़ें। ब्रैकेट्स, ठीक है, ब्रैकेट्स को जरा समझते हैं। बहुत बेसिक बेसिक बातों को मैं कर रहा हूं। सबसे पहला ब्रैकेट जो होता है वो ओपन ब्रैकेट होता है, जिसको आप बचपन से स्मॉल ब्रैकेट बोलते हो, ओपन ब्रैकेट्स। ठीक है क्या? ओपन ब्रैकेट्स, ओपन ब्रैकेट्स। ओपन ब्रैकेट कैसा दिखता है? ऐसा। इसका मतलब समझेंगे, यूज तो खूब किए हैं हम, यूज तो खूब किए हैं। मैं बोलूं कि इसमें मैंने 2 ले लिया और 6 ले लिया, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जरा ध्यान से समझना, इस ब्रैकेट का मतलब बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, क्लास थोड़ी देर में खत्म होगा, बस इन सब 2-3 बातें बताने जा रहा हूं जिसको ध्यान से आपको समझना है। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है? 2 to 6, ये ओपन ब्रैकेट लगाओ, ये वाला ब्रैकेट लगाओ, इसको स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है ना, स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, या राउंड ब्रैकेट भी कई जगह इसका नाम होता है, स्मॉल, राउंड या ओपन। ज्यादातर ओपन यूज करना, ओपन से इसका मतलब एक्चुअली निकल के आएगा। 2 to 6, इसका मतलब 2 से 6 के बीच में आने वाले जितने नंबर है उनको तो ले रहे हैं क्या? 2 और 6 को ले रहे हैं? नहीं। ओपन ब्रैकेट में जो लास्ट में होता है कॉर्नर पर, उसको छोड़ के बीच बीच की सारी वैल्यू को लेते हैं। अगर मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं, नंबर लाइन कुछ ऐसा ही होता है, यहाँ 0 आता है, यहाँ -1 आता है, -2 आता है, इधर कहीं क्या आएगा? 1 आएगा, तो 2 भी आएगा, और आगे बढ़ते बढ़ते हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं 6 भी आ जाएगा क्या? 2 3 4 5 6। तो देखो, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पर एक गोला बनाना और एक गोला, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूं, अब चूंकि डिजिटल बोर्ड है तो उसका यूज करते हैं।
यूज करते हैं डिजिटल बोर्ड का। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, मैं यहाँ एक राउंड सर्कल बना रहा हूँ, यहाँ भी एक राउंड सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है ना। दोनों जगह मैं राउंड सर्कल बना रहा हूँ और दोनों राउंड सर्कल को मैं मैच करा रहा हूँ। अब मैं राउंड सर्कल को फिल नहीं करूंगा, भरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि 2 को नहीं ले रहे हैं और 6 को नहीं ले रहे हैं, बीच के सारे नंबर को ले रहे हैं। इसका मतलब यही है। तो मैं पूछूंगा क्या मैं इस ब्रैकेट में 2.01 को ले रहे हैं? हाँ ले रहे हैं, इसके बीच में ही तो है, इन बिटवीन ही तो है। हाँ ले रहे हैं। क्या 2 को ले रहे हैं? नहीं। क्या 6 को ले रहे हैं? नहीं। क्या इस ब्रैकेट में 3.5 को ले रहे हैं? हाँ इसके बीच में ही तो है, इसको ले रहे होंगे। 2 और 6 को छोड़ के, 2 और 6 को छोड़ के इनके बीच के जितने भी नंबर हैं उन सबको ले रहे होंगे। क्लियर है क्या? कोई पूछे कि क्या 5.99999 ले रहे हो क्या? हाँ ले रहे हैं। 2 और 6 के बीच में 6 तो नहीं है ना, 5.999 है। हाँ इसको जरूर ले रहे हैं। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या ओपन ब्रैकेट का मतलब समझ आया? यहां एक और एग्जांपल छोटा सा देख लो। मैं बोलूं 3,11, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं, 3 कहीं इधर ले लिया, 11 कहीं इधर ले लिया, यहां एक गोला बनाया, यहां एक गोला बनाया, दोनों गोले को मिला दिया। इस गोले को मैं फिल नहीं कर रहा हूं दोनों को, मतलब 3 और 11 को नहीं ले रहे हैं, बस बीच बीच की सारी वैल्यू को ले रहे हैं। क्लियर है क्या? मतलब क्लियर हो गया पूरी तरह ओपन ब्रैकेट का? क्लियर है। मैं पूछूं इसमें 2.5 ले रहे हैं ना, इसके बीच में है ही नहीं। 3 ले रहे हैं ना, कॉर्नर वैल्यू है। 11 ले रहे हैं? नहीं। अच्छा 10.999 ले रहे हैं? हाँ ले रहे हैं, बीच में है तो लेंगे। क्लियर है क्या? ठीक। ओपन ब्रैकेट का मतलब मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो चुका होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट सेकेंड टाइप ऑफ ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट्स। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट्स क्या है? क्लोज ब्रैकेट को जरा ध्यान से समझना। इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होता है, इस तरीके से, इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है ना, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब मतलब क्या है? जैसे इसमें मैंने क्या लिख दिया, 2,6, सेम नंबर लिख रहा हूं, लेकिन ब्रैकेट मैंने चेंज कर दिया, क्लोज कर दिया। क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब क्या है जरा समझो। इसको अगर नंबर लाइन पर मैं रिप्रेजेंट करूं तो कहीं इधर 2 आएगा और कहीं इधर 6 आएगा। ठीक है क्या? राइट। तो अब क्या करेंगे, 2 पर एक सर्कल बनाया और 6 पर एक सर्कल बनाया, दोनों को मिला दिया। इस बार सर्कल को फिल भी करूंगा मैं, इस बार सर्कल को फिल करूंगा, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट में कॉर्नर वैल्यू को भी लेते हैं। क्लोज ब्रैकेट में कॉर्नर वैल्यू को भी हम लेते हैं। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं बेटे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बेसिक फंडामेंटल बात कर रहे हैं। और आपको ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हम बहुत मुश्किल बात कर रहे हैं। फंडामेंटल बात करते करते हम आईआईटी लेवल तक पहुंच जाएंगे और उसके आप क्वेश्चंस भी लगा लोगे जो प्रीवियस ईयर आए हैं। मैं दिखाऊंगा आपको, आप नेट से सर्च कर लेना कि हाँ ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ है जेईई एडवांस में, आप कर भी लोगे। ठीक है ना? तो बस आपको लेक्चर को थॉरो आराम से और अच्छे से देखते रहना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा देखो। तो 2 to 6, इसका मतलब ये हो गया कि इसके बीच के आने वाले सारे नंबर तो ले ही रहे हैं, साथ साथ 2 और 6 को भी ले रहे हैं। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये है, 2 और 6 को भी ले रहे हैं। क्लियर है क्या? 2 और 6 को भी हम लेने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, मैं इसका मतलब अगर पूछूं 3,9 क्लोज ब्रैकेट है। अच्छा थोड़ा सा मैं घुमाऊं क्या? थोड़ा सा मैं घुमाता हूं। ठीक है, मैंने इधर तो क्लोज लगा दिया, इधर ओपन लगा दिया, इधर तो क्लोज लगा दिया और इधर ओपन लगा दिया। जिधर क्लोज है उधर कॉर्नर वैल्यू को लेंगे, जिधर ओपन है उधर कॉर्नर वैल्यू को नहीं लेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा जरा बताओगे क्या? यहां 3 प्लेस कर दिया नंबर लाइन पर, कहीं ना कहीं 9 आएगा। और मैं 2 राउंड सर्कल बना रहा हूं, 3 पर और एक 9 पर। 3 के पहले कौन सा ब्रैकेट? क्लोज, तो 3 वाले सर्कल को फिल करूंगा क्या? 9 के बाद कौन सा ब्रैकेट? ओपन, तो इसको फिल नहीं करूंगा। इसका मतलब 3 से 9 के बीच में सारे नंबर को ले रहे हैं, 3 को ले रहे हैं पर 9 को नहीं ले रहे हैं। 9 के पहले कौन सा ब्रैकेट है? ओपन। इसके पहले क्लोज है तो इसको ले रहे हैं, पर ओपन वाले के जो पास है उसको नहीं लेंगे। क्लियर है क्या? अच्छा, तो ओपन और क्लोज एक साथ लिया जा सकता है, ओपन और क्लोज को एक साथ लिया जा सकता है। ठीक है ना? तो ये बातें मेरे अकॉर्डिंग क्लोज ब्रैकेट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। इसके पहले भी आप जानते होगे, कई सारे बच्चे नहीं जानते हैं इसको, इसका इंपॉर्टेंस जानते नहीं है, समझते नहीं है। ठीक है, कई जगह में बच्चों से इंटरेक्ट हुआ। मीनवाइल जब हमारी क्लासेज ऑफलाइन चल रही थी तो मैं कुछ स्कूल्स में कहीं कहीं सेमिनार के फॉर्म में गया तो मैं इंटरेक्ट हुआ, तो ये बेसिक बातें भी मैं पूछता था तो बच्चे नहीं बता पाते थे। हालांकि आप क्लास 6-7 से ही, आप 5-6-7 से ही इस ब्रैकेट का खूब धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे कम बच्चों को, बहुत कम बच्चों को ब्रैकेट्स का एक्चुअल मीनिंग पता होता है। ठीक है ना? लास्ट ब्रैकेट जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, लास्ट ब्रैकेट।
अच्छा, बहुत जल्दी जल्दी हो तो आप पॉज करके, आपके पास ऑप्शन है वीडियो को पॉज करके आप नोट बना सकते हो। नोट जरूर बनाना है, नोटबुक में प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स बनाने ही हैं, ठीक है। अब जरा देखो, ध्यान से सुनना। थर्ड, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है क्या? कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? ऐसा जो अभी कर रहे थे हम, सेट में कर्ली ब्रैकेट का ही तो यूज कर रहे थे। इसका मतलब क्या होता है जरा समझो। ज्यादातर बच्चों को ओपन और क्लोज तो पता होता है, मतलब कर्ली का मतलब पूछने पर हंस देते हैं, मतलब ही नहीं पता होता, ठीक है। तो आपको आज के बाद हंसना नहीं है, कोई पूछे तो धड़ल्ले तुरंत जवाब दो, अच्छा ये ब्रैकेट है, ये होगा, ठीक। तो यहां हर वो बेसिक फंडामेंटल बात करेंगे जो आप पढ़े हो या नहीं पढ़े, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहां आप, मैं बार बार बता रहा हूं, आप 10 तक क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस आप यहां आ चुके हो, अब पढ़ना चाहते हो तो आपको मैथमेटिक्स को लेकर कभी टेंशन नहीं लेना, इनफैक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर भी नहीं लेना, क्योंकि हमको जो सर लोग, हम लोग हैं 5 लोगों की टीम, हमको पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप अगर एक प्रॉपर तरीके से लेक्चर को फॉलो करोगे और जो हम लोग गाइडलाइन देंगे उसको फॉलो करोगे तो आपको, आपका रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि पढ़ाए हुए हजारों बच्चे बेटे आईआईटी एनआईटी में पढ़ रहे हैं हमारे पढ़ाए हुए, ठीक है ना। तो कैसे आईआईटी एनआईटी में पहुंचाते हैं वो हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है। और जरा समझें कर्ली ब्रैकेट का मतलब, यहाँ बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं। 2,6 इसका मतलब क्या है? कर्ली ब्रैकेट का मतलब कि जो दिखता है उसी को लेते हैं, बीच बीच की कोई वैल्यू को नहीं लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट में क्या है, जो दिखता है उसी को लो, बीच बीच की कोई वैल्यू को हमें नहीं लेना। देखो 2 को लेना है और 6 को लेना है, बीच बीच की कोई वैल्यू को हमें लेना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इससे। अरे बात समझ आ रहा है कि नहीं यार? कोई मतलब नहीं है। अरे कर्ली ब्रैकेट का मतलब 2 और 6, बस 2 और 6 को लेंगे। अच्छा मैं इसमें 3 नंबर ले सकता हूँ क्या? 1 2 3, हाँ ले लिया। तो इसका मतलब क्या है? 1 2 3 को लेना है, बीच बीच के कोई नंबर को नहीं लेना। यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो 1 को लेंगे, 2 को लेंगे, 3 को लेंगे, बीच बीच के कोई नंबर को नहीं लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये होता है। अरे बात समझ आ रहा है? अच्छा तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, आपके दिमाग में क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा, क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? क्लोज ब्रैकेट 2 5 11 ना, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कुछ होगा ही नहीं। कर्ली क्लोज ब्रैकेट का मतलब समझाया ना मैंने, या तो 2 से 5 लो, या 2 से 11 लो, या 5 से 11 लो, कोई दो ही नंबर के बीच में तो नंबर, ये 3 नंबर के बीच में कौन सा नंबर डिफाइन करोगे? तो कर्ली कभी भी देखना, क्लोज ब्रैकेट में कोई 2 3 4 5 नंबर नहीं लिखे रहते हैं, ओपन ब्रैकेट में 2 3 4 5 नंबर नहीं लिखे रहते हैं, लेकिन कर्ली ब्रैकेट में हमेशा मल्टीपल नंबर्स आप लिखे हुए देखोगे। इसका मतलब जो दिखता है उसी को लेते हैं, बीच बीच की कोई वैल्यू को नहीं लेते हैं, ठीक है क्या? तो अब ऐसा कभी दिया हो सकता है क्या? समझो 2,6 यहां कर्ली ब्रैकेट कभी पॉसिबल नहीं है। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है वो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आए तो आप पूछ सकते हो। 2 यहां क्लोज आ गया, यहां कर्ली, ये पॉसिबल नहीं है। कभी भी ओपन और क्लोज ब्रैकेट के साथ कर्ली ब्रैकेट नहीं आ सकता, नेवर एवर, ठीक है ना। कर्ली ब्रैकेट आएगा तो कर्ली के साथ ही आएगा, ओपन और क्लोज जरूर एक साथ आ सकता है। मैंने अभी अभी बताया, देखो जैसे यहां 3 है, यहां 11 है, यहां ओपन लगा दिया, यहां क्लोज लगा दिया, हाँ इसका मतलब है, इसका मीनिंग है, लेकिन इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, इसका कोई मीनिंगलेस चीज है। 3,11 इसका मतलब क्या है कि 3 और 11 के बीच के सारे नंबर ले रहे हैं क्या? 3 ले रहे हैं? नहीं, इसके पहले ओपन ब्रैकेट लगा है, 3 नहीं ले रहे हैं क्या? 11 ले रहे हैं? हाँ, इसके बाद क्लोज ब्रैकेट लगा है। तो इसको नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा? 3 होगा, यहाँ कहीं 11 होगा, यहाँ ओपन होगा, यहाँ 11 पर सर्कल को फिल कर देंगे और बीच की वैल्यू को तो ले ही रहे हैं। क्लियर है क्या? तो मेरे अकॉर्डिंग आपके तीनों ब्रैकेट्स पूरी तरह क्लियर हैं, और सेट के छोटे मोटे ट्रांसफॉर्मेशन सेट टेबुलर से सेट बिल्डर, सेट बिल्डर से टेबुलर फॉर्म में आपको करना आ चुका होगा। बाकी बेसिक बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास का प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना, चीज़ों को समझना, और धीरे धीरे क्लास वाइज हम क्लास को थोड़ा सा फनी, एंटरटेनिंग और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आने वाले क्लास आपका कुछ स्लाइड्स वगैरह में भी दिखाऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा, 3D इमेजेस भी दिखाऊंगा आने वाले क्लासेज में। तो अभी हम बेसिक फंडामेंटल है। देखो टीचर क्या होता है, आप कहीं भी जाओगे, जैसे कोटा हम जाते थे तो वहाँ तो प्रोफेशनल थे, ज़्यादातर करके हम क्या चैप्टर से स्टार्ट कर देते थे, तो वहाँ क्या होता था, मान के चला जाता था कि बच्चों को ये आता है, लेकिन नहीं आता है बहुत सारे बच्चों को। अभी मैं पढ़ाऊंगा ये, तो ये सारी बातें तो हो सकता है आपको आती होगी, लेकिन आगे जब आप पढ़ोगे तो मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन दूंगा जो आ चुका है, और आप कर नहीं पाओगे जब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आगे आने वाले समय में बहुत सारी बेसिक फंडामेंटल बातों को हम देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे, ठीक है ना।
आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, थैंक यू।